नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन का पार्ट 2। दोस्तों, यह वीडियो आपके बोर्ड और सीयूटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ बिना समय व्यर्थ करे। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम आज ये देखेंगे कि जो मुख्य धारा के लोग हैं वो समुदाय के जनजातियों के प्रति प्रकार का अपने दृष्टिकोण रखते हैं, यानी कि जो मुख्य धारा के लोगों का दृष्टिकोण है जनजातियों के प्रति, आज उसको हम इस पार्ट में देखेंगे। दोस्तों, 1960 के दशक में विद्वानों में यह बहस हुई कि क्या जनजातियां जात आधारित हिंदू कृषि समाज का हिस्सा है या एक पूर्णतः भिन्न समुदाय है। यानी कि दोस्तों, जो 1960 का दशक था उसमें क्या हुआ, उनमें जो विद्वान लोग थे सोचने लगे कि जो जनजातियां हैं, जो ट्राइब हैं, ये क्या हिंदू समाज का ही हिस्सा है या कोई एक अन्य समाज का ही हिस्सा है। कि इन्होंने कुछ ने सोचा कि जो जातियां हैं वो क्या है, एक हिंदू समाज के जो कृषक समाज है उसी का क्या है, ये हिस्सा है। लेकिन एक समुदाय था जिसका कहना यह था कि जो जनजातियां हैं वो क्या है, एक पूर्णतः भिन्न समुदाय का हिस्सा है, यानी कि इनका संबंध हिंदू समाज से नहीं है। जो विद्वान जनजातियों को जात आधारित समाज का विस्तार मानते थे उनका कहना था कि जनजातियां मूलतः भिन्न नहीं हैं। यानी कि जो ऐसे विद्वान थे जो ये कहते थे जो जनजातियां हैं वो हिंदू समाज का हिस्सा है और जनजाति जो जात आधारित समाज है उसी के विस्तार में आती है। यानी कि जो जो लोग मानते थे कि जो जनजातियां हैं किसी अन्य समाज का नहीं, हिंदू समाज से संबंधित है और जात आधारित विस्तार में ही क्या होती हैं, आती हैं। तो उनका यह कहना था कि जो जनजातियां हैं वो कोई भिन्न समुदाय नहीं है, वो मूलतः भिन्न नहीं है, वो सब क्या है, वो सब हिंदू समाज का ही क्या है, हिस्सा है। बस उनमें सामाजिक स्थिरीकरण कम है और संसाधनों का स्वामित्व सामुदायिक रूप से अधिक होता है। यानी कि जो उनका ये कहना था कि बस जो जनजातियां हैं वो क्या है, उसमें सामाजिक स्थिरीकरण यानी कि लोगों का जो छोटा, मतलब किसी को बहुत बड़ा माना जाता है, किसी को छोटा, किसी को सबसे नीचे माना जाता है, तो उनमें ये सब नहीं है। यानी कि उनमें सामाजिक स्थिरीकरण कम है और उनके पास जो संसाधन है उसका जो स्वामित्व है क्या है, सबको सामुदायिक है। यानी कि जो उनका संसाधन है उनको वो सब क्या करते हैं, उसका मिल बांट के प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, और जो इसके विरोधी थे, यानी कि जो इसके विरोध में थे, जिनका ये मानना था कि जनजातियां पूर्णतः एक भिन्न समुदाय है, उन्होंने क्या कहा, विरोधी पक्ष का मत था कि जनजातियां जातियों से पूरी तरह भिन्न है क्योंकि उनमें शुद्धता अशुद्धता जैसे धार्मिक या कर्मकांडीय धारणाएं नहीं होती हैं, जो जाति व्यवस्था का मूल आधार है। और जो यह विरोध कर रहे थे कि जो जनजातियां हैं वो जाति समाज का हिस्सा नहीं या हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, उनका यह कहना था जो जनजातियां हैं वो क्या है, पूर्णतः एक भिन्न समुदाय है। यानी कि जो जनजातियां हैं पूर्णतः एक भिन्न समुदाय है। उन्होंने इसके पक्ष में तर्क दिया कि जो जनजातियां हैं उसमें शुद्धता अशुद्धता जैसे धार्मिक कर्मकांडीय धारणाएं नहीं होती है। यानी कि जनजातियों में कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं होते हैं और उसमें कोई शुद्धता और अशुद्धता जैसी धारणा नहीं होती है। और जो ये शुद्धता और अशुद्धता की धारणा है क्या है, जाति व्यवस्था का मूल आधार है। जब ये उनके पास है ही नहीं शुद्धता और अशुद्धता जैसे धार्मिक कर्मकांडीय धारणाएं, तो जाति का हिस्सा कैसे हो सकती हैं। तो इस आधार पर जो विरोधी पक्ष था उसने जनजाति को हिंदू समाज का विस्तार मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। 1970 के दशक में जनजातियों की प्रमुख परिभाषाएं असंतोषजनक मानी जाने लगी। यानी कि जो 1970 का दशक था, उस 1970 के दशक तक आते आते क्या हुआ, तो जनजातियों की उसमें की परिभाषाएं थी वो सब क्या थी, वो सब असंतोषजनक मानी जाने लगी। ठीक क्यों, क्योंकि जनजातियां और किसी समुदाय के बीच अंतर की सामान्य कसौटी आकार, पृथक्करण, धर्म और आजीविका विश्वसनीय नहीं रही। क्योंकि अब जो जनजातियों को पीछे, मतलब जनजाति और जो कृषक समुदाय के बीच में अंतर माना जाता था, तो ये माना जाता था कि उनकी जो जनजाति होते हैं उनका आकार अलग होता है, पृथक्करण के रूप में अलग रहते हैं, धर्म उनका अलग रहता है, उनकी आजीविका के जो साधन रहते हैं वो भी अलग रहते हैं। ये सब हो गए, सब अविश्वसनीय होने लगे। क्योंकि उदाहरण स्वरूप संथाल, गोंड, भील जैसी जनजातियां बड़ी और विस्तृत क्षेत्रों में फैली हैं। जो यह कहा जा रहा था कि जनजातियां एक पृथक क्षेत्र में रहती हैं और उनका आकार छोटा होता है, तो ये सब क्या हो गए, ये सब अविश्वसनीय तथ्य हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखेंगे, जैसे कि संथाल या भील हैं, सब क्या है, ये देश के अन्य अन्य भागों में फैली हुई हैं और ये क्या है, जनजातियां बहुत बड़ी हैं और विस्तृत क्षेत्रों में क्या हुई हैं, फैली हुई हैं। तो इससे जो आकार और पृथक्करण की जो धारणा बनी हुई थी पहले जनजातियों के प्रति, वो क्या हो गई, वो सब खत्म हो गई। जबकि जो मुंडा और हो जैसी जनजातियां हैं क्या है, अस्थायी रूप से कृषक बन गई हैं। और देखेंगे वहीं पर अगर हम जो मुंडा और हो जाती हैं क्या हो गई हैं, वो सब अस्थायी रूप से कृषक हो गई, यानी कि अस्थायी रूप से क्या करने लगी, किसानी करने लगी हैं, जैसे कि अन्य जातियां अस्थायी रूप से किसानी करती हैं। तो यहाँ तक कि बिरोह जैसी शिकारी जनजातियां भी घर बनाकर टोकरियां और तेल बेचने जैसे कार्य करने लगी हैं। यानी कि जो
अगर आप देखेंगे जो बिरोह जनजाति है, जो एक शिकारी जनजाति थी, उसने भी क्या किया है, उसने भी घर बनाकर टोकरी बनाने का कार्य या तेल बनाने का कार्य क्या कर दिया है, प्रारंभ कर दिया है। कुछ मामलों में जातीय समुदाय ने भी कृषि शिकार संग्रह का पेशा अपना लिया है। यानी कि अगर आप उदाहरण देखेंगे कुछ मामलों में, तो जो जातीय समुदाय होते हैं, यानी कि जो जातियों में नहीं आते हैं, उन्होंने भी क्या कर दिया, जो जनजातीय शिकार करते थे, उसी की तरह वो सब भी क्या करने लगे हैं, शिकार संग्रह का पेशा अपना लिए हैं। ठीक दोस्तों। दोस्तों, जो राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास का मुद्दा है, यानी कि जो राष्ट्रीय विकास वो हमारे देश में उससे जनजातियों को कितनी हानि हुई, उसको हम जानेंगे। दोस्तों, विकास की अनिवार्यता ने जनजातियों के प्रति राज्य के दृष्टिकोण और नीतियों को प्रभावित किया। यानी कि जो विकास की अनिवार्यता थी, उसने क्या किया, जो राज्य का दृष्टिकोण था जनजातियों के प्रति और जो उनकी नीतियाँ थी, उसने क्या किया, जनजातियों को बहुत मूल रूप से क्या किया, प्रभावित किया। क्यों किया? क्योंकि दोस्तों, विकास के नाम पे क्या किए गए, उस समय बहुत बड़े-बड़े बांध बनाए गए, बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई गई और ये सब फैक्ट्रियाँ और बांध वहाँ बनाए गए जहाँ पर जनजाति लोग रहते थे। तो इन सबको क्या हुआ, जब वहाँ पर बांध या फैक्ट्री लगाई जाएगी, तो क्या किया गया, जनजातीय लोग से उन जगहों से जहाँ पर बांध और फैक्ट्रियाँ लगाई जानी थी, वहाँ से हटाए गए। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पर वो लोग रहेंगे तो फैक्ट्री कैसे बन पाएगी। तो इससे क्या हुआ, जो जनजातीय लोग थे उनको बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ा। ठीक दोस्तों, अब इसी को हम जानेंगे। दोस्तों, नेहरू युग में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय विकास के नाम पर बड़े-बड़े बांध, कारखाने, खदानें स्थापित की गई, जिससे जनजातीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप हुआ। यानी कि जो नेहरू युग था, यानी कि जो नेहरू काल था, जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, तभी से क्या हुआ, राष्ट्रीय विकास के नाम पर बड़े-बड़े बांध और कारखाने बनाए गए। उससे क्या हुआ, उससे जनजातीय क्षेत्र में क्या हुआ, बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप हुआ और जनजातियों को क्या होना पड़ा, अपने घर से विस्थापित होना पड़ा। क्योंकि ये जो जनजातीय क्षेत्र थे, वो खनिज और वन संपदा से भरपूर थे। यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र थे, वो सब ऐसी जगह पर थे जहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में खनिज पाया जाता था, अच्छी मात्रा में क्या थे, जो वन संसाधन होते हैं, यानी कि जो जंगल से मिलने वाले यूजफुल थिंग्स होती हैं, संसाधन होते हैं, वो सब क्या होते थे, पाए जाते थे। इसीलिए विकास परियोजनाओं के लिए इन्हीं क्षेत्रों को चुना गया, जिनसे जनजातीय समुदाय को बाकी भारतीय समाज की तुलना में बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी। और जहाँ पर जनजातीय समुदाय रहते थे, वहीं पर ये सब महत्वपूर्ण संसाधन थे। तो इसीलिए क्या किया गया, इन जनजातीय क्षेत्रों को क्या किया गया, विकास के लिए, मतलब फैक्ट्री-वैक्ट्री लगाने के लिए, खदान स्थापित करने के लिए चुना गया। और इससे क्या हुआ, इससे जो जनजातीय समुदाय थी, उसको बाकी भारतीय समुदाय की तुलना में बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी। यानी कि उसको अन्य भारतीय समाज के मुकाबले बहुत ज़्यादा क्या हुआ, समस्या पैदा हुआ इन सब फैक्ट्रियों की वजह से। ठीक दोस्तों, इस प्रकार के विकास से जनजातियों की हानि की कीमत पर मुख्यधारा के लोग लाभान्वित हुए। यानी कि जो इस प्रकार का विकास हुआ, उसमें क्या हुआ, जनजातियों की हानि हुई। क्यों हानि हुई? क्योंकि उन्हें जहाँ पर वो जिस स्थान पे रहते थे, वहाँ से उन्हें हटना पड़ा। लेकिन जो मुख्यधारा के लोग थे, उनको क्या हुआ, उनको लाभ हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि इस विकास की वजह से क्या हुआ, जनजातीय लोगों की हानि हुई और जनजातियों की हानि की कीमत पर जो मुख्यधारा के लोग थे, वो क्या हुए, लाभान्वित हुए, यानी कि उनको लाभ मिला। और जो जनजातीय लोग थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ा। दोस्तों, दो प्रकार के मुद्दों ने जनजातीय आंदोलन को तूल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण तथा जनजातीय सांस्कृतिक पहचान। यानी कि जो जनजातीय विद्रोह होते हैं, जो जनजातीय आंदोलन होते हैं, उसमें दो प्रकार के जो मुद्दे रहे हैं। पहला, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण और निर्जातीय संस्कृत पहचान, इन्होंने क्या की है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसमें? जनजातीय आंदोलन को मतलब तूल देने में। ये दोनों साथ ही साथ चल सकते हैं, परंतु जनजातीय समाज में भिन्नताएं होने से ये अलग भी हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि जो आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण और निर्जातीय संस्कृत पहचान है, ये दोनों एक ही साथ साथ चलें, लेकिन कभी-कभी ये भी हो सकता है कि क्या हो, ये दोनों भिन्न हों। क्यों भिन्न हो? अलग हों। भिन्न होने का मतलब क्या? अलग हों। क्यों अलग हों? क्योंकि जो जनजातीय समाज है, उसमें भी क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। यानी कि जो आंदोलन होते हैं, हो सकता है उसमें ये दोनों मुद्दे समाहित हो, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण और निर्जातीय संस्कृत पहचान के भी, और हो सकता है कि उसमें एक ही मुद्दा समाहित हो कि उन्हें आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण किया जाए या उन्हें निर्जातीय संस्कृत पहचानों पर क्या की जाए, उनकी पहचान को स्थापित किया जाए। ठीक दोस्तों, एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ को अलग-अलग राज्य का दर्जा मिल गया। यानी कि जो झारखंड और जो छत्तीसगढ़ हैं, ये सब क्या है, जनजातीय क्षेत्र हैं। इन्हें एक लंबे संघर्ष के बाद क्या हुआ, राज्य का दर्जा मिला। पहले ये सब राज्य नहीं थे। आप देखेंगे तो जो झारखंड था, वो किसमें समाहित था, वो बिहार में था, और जो छत्तीसगढ़ था, वो एमपी में था। लेकिन 2000 के आसपास इन्हें क्या किया गया, हटाकर इन्हें एक अलग राज्य के रूप में क्या किया गया, स्थापित किया
गया। ठीक दोस्तों, सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों और फिर उनसे भड़के विद्रोहों ने पूर्वोत्तर राज्य की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज को भारी हानि पहुंचाई। यानी कि जो सरकार ने क्या किया, बहुत कठोर कदम उठाए जो जनजातीय मतलब आंदोलन भड़के थे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, उनको शांत करने के लिए। उससे क्या हुआ, जो पूर्वोत्तर राज्य की अर्थव्यवस्था थी, जो वहाँ की संस्कृति थी और जो समाज थी, उसको क्या था, बहुत भारी हानि हुई। यानी कि जो राज्य ने कदम उठाए जनजातीय मतलब विद्रोह या उनके आंदोलनों की तरफ, उससे क्या हुआ, जो अर्थव्यवस्था थी पूर्वोत्तर राज्य थी और जो वहाँ की संस्कृति थी, उसको क्या हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में हानि हुई। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास जनजातीय समुदाय में सैन एक शिक्षित मध्यम वर्ग का उद्भव है। यानी कि आप देखेंगे तो जनजातीय समुदाय में एक अन्य प्रकार का विकास हो रहेंगे। आप देखेंगे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यानी कि सैन मतलब होता है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जो क्या हो रहा है, जो जनजातीय समुदाय है उसमें क्या हो रहा है, शिक्षित मध्यम वर्ग का उद्भव हो रहा है। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, इन सबको आरक्षण का फायदा मिल रहा है। जो सरकार इनको एसटी को आरक्षण देती है, तो उससे क्या हो रहा है, एक शिक्षित मध्यम वर्ग क्या हो रहा है, धीरे धीरे जनजातीय समुदाय में क्या हो रहा है, उद्भूत हो रहा है, यानी कि पैदा हो रहा है। ये इमेज देख सकते हैं, ये जनजातीय सशक्तिकरण की है। इसमें देख सकते हैं आप, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टीचर द्वारा। तो इन सब से क्या हो रहा है, जो जनजातियां हैं उनमें एक शिक्षित मध्यम वर्ग का क्या हो रहा है, उद्भव हो रहा है, क्योंकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आरक्षण के माध्यम से अच्छी अच्छी नौकरियां प्राप्त करनी है। दोस्तों, अब हम जानते हैं परिवार क्या होता है। दोस्तों, हमने जनजाति के बारे में पढ़ लिया, जाति के बारे में पढ़ लिया, वर्ण के बारे में पढ़ लिया। अब लास्ट हमारा बचता है परिवार। अब हम परिवार के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ परिवार के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। परिवार सदस्यों का वह समूह है जो रक्त, विवाह या गोत्र संबंधों पर नातेदारी से जुड़ा होता है। यानी कि परिवार का मतलब यह है कि सदस्यों का वह समूह जो या तो रक्त के या विवाह से या गोत्र संबंधों से क्या हो, आपस में नातेदारी से जुड़ा हो। यानी कि परिवार में हम देखते हैं कि हमारा या तो किसी से रक्त संबंध होता है, विवाह संबंध होता है या गोत्र संबंध होता है। ठीक दोस्तों, परिवार जहाँ स्नेह और देखभाल का स्थान होता है, वहीं यह संघर्ष, अन्याय और हिंसा का भी केंद्र बन सकता है। हम देखते हैं कि परिवार में क्या होता है, हमें स्नेह, देखभाल मिलती है, यानी कि बच्चों को प्यार मिलता है, उनका देखभाल की जाती है, मतलब बड़ों द्वारा। वहीं पर हम देखते हैं कि परिवार में संघर्ष भी हो सकता है, अन्याय भी हो सकता है, हिंसा का केंद्र भी परिवार बन सकता है। क्योंकि हम इसमें देख सकते हैं ना कि इसमें प्रेम और बलिदान की कहानियां भी होती हैं। यानी कि हम देखेंगे तो एक लोग अपने परिवार के पीछे क्या क्या मतलब बलिदान दे देते हैं, अपने घर वालों के पीछे बहुत सारी मतलब ऐसे ऐसे प्रेम की कहानी हमें सुनने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, परिवार के प्रति जो उनका लगा होता है वो जाहिर होता है। लेकिन अगर वहीं हम कहीं कहीं कहानियां ये भी देखते हैं कि संपत्ति विवाद, भाई के झगड़े व कानूनी टकराव भी। यानी कि कहीं कहीं पर हम ये भी देखते हैं कि लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, संपत्ति के मामले में एक भाई दूसरे भाई को जान से मार देता है, या क्या होता है, घरेलू हिंसा होती है। माताएं होती हैं, जो बहुएं होती हैं घर पे, उन पे हिंसा की जाती है, पति द्वारा या उनके पति के किस परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की क्या जाती है, हिंसा की जाती है। परिवार को अगर हम बांटना चाहेंगे, तो परिवार को हम आकार के आधार पर बांटने चाहें तो परिवार को हम आकार के आधार पर दो बांटों में बांट सकते हैं। पहला तो हम परिवार को आकार के आधार पर मूल या एकाकी परिवार, और दूसरा विस्तृत या संयुक्त परिवार में विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों, मूल या एकाकी परिवार उसको कहते हैं जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों, यानी कि सिर्फ उसमें माता पिता हों और उनके क्या हों, बच्चे हैं, उसे क्या कहेंगे, मूल परिवार कहेंगे। इसमें दादी दादा, चाचा चाची या और मतलब अन्य लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ इसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको मूल परिवार या एकाकी परिवार कहते हैं। वहीं जो विस्तृत परिवार या संयुक्त परिवार होता है, जिसे इंग्लिश में ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, उसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। उसमें क्या देखा जाता है, इसमें दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। देखेंगे इसमें आप माता पिता रहेंगे, आपके दादी दादा रहेंगे, चाची चाचा रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे। इसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। और जो मूल परिवार से क्या होता है, विस्तृत परिवार ये बड़ा होता है संख्या की दृष्टि से। ठीक दोस्तों, अब हम निवास के स्थान पर अगर परिवार को बांटना चाहें तो देखेंगे, पहला होता है पितृ स्थानिक परिवार। पितृ स्थानिक परिवार में क्या होता है, जो नवविवाहित जोड़ा होता है वो वर के माता पिता के साथ रहता है। यानी कि जो पितृ स्थानिक परिवार होते हैं, उसमें जो शादी, जब लड़का लड़की की शादी होती है, तो उसमें जो लड़की या लड़का रहते हैं, किसके घर रहते हैं, वो लड़के के माता पिता के घर रहते हैं। और जो वहीं दूसरा स्थान, निवास के स्थान पर दूसरा परिवार होता है, वो है मातृ स्थानिक परिवार। मातृ स्थानिक परिवार में क्या होता है, जो नवविवाहित जोड़ा होता है वो वधू के माता पिता के साथ रहता है। यानी कि जब लड़का लड़की शादी करेंगे, तो इसमें लड़की लड़का के घर नहीं रहेगी, बल्कि लड़का क्या करेगा, लड़का और लड़की दोनों लड़की के घर रहेंगे। इसे बोलते हैं मातृ स्थानिक परिवार। यानी कि पितृ स्थानिक परिवार में शादी होने के बाद लड़का लड़की लड़के के घर रहते हैं, और वहीं पर मातृ स्थानिक परिवार में क्या होता है, शादी होने के बाद जो लड़का लड़की रहते हैं वो लड़की के घर में रहते हैं। ठीक दोस्तों,
अब दूसरा तरीका है परिवार को बाँटने का, वंश के आधार पर हम बाँट सकते हैं। वंश के आधार पर देखेंगे तो पहला है पितृवंशीय परिवार और दूसरा है मातृवंशीय परिवार। देखिए पितृवंशीय परिवार में क्या होता है, जायदाद वंश पिता से पुत्र को मिलता है, यानी कि जो जायदाद होता है क्या होता है, पिता से पुत्र को मिलता है। जो पितृवंशीय परिवार होता है उसमें क्या होता है, जो जायदाद का हक होता है क्या होता है, पिता से पुत्र को प्राप्त होता है, यानी कि पिताजी के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी वो सब उसके बेटे को मिलेगी, बेटी को इसमें कुछ नहीं मिलता है। वहीं जो मातृस्थानीय परिवार अरे मातृवंशीय परिवार होते हैं उसमें जो जायदाद होता है, जायदाद वंश में क्या होता है, माँ से बेटी को मिलता है, यानी कि मातृवंशीय परिवार में जो पूरी संपत्ति होती है माता के बाद किसको मिलती है, उसकी बेटी को मिलती है, इसमें बेटे को कुछ नहीं मिलता है। समझ गए? यानी कि वंश के आधार पर दो प्रकार के परिवार होते हैं, पहला तो मातृवंशीय परिवार, दूसरा पितृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार में जायदाद पिता से पुत्र को मिलता है और मातृवंशीय परिवार में क्या होता है, माँ से बेटी को मिलता है। जो परिवार को बांटने का दूसरा आधार है उसे बोलते हैं सत्ता के आधार पर। सत्ता के आधार पर देखेंगे पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। अब मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक परिवार क्या होते हैं इसको हम देख लेते हैं। जो पितृसत्तात्मक परिवार होता है उसमें परिवार पुरुषों की सत्ता व प्रभुत्व होता है, यानी कि जो परिवार होता है उसमें क्या होती है, पुरुषों की सत्ता होती है और पुरुषों का प्रभुत्व होता है, यानी कि इसमें पुरुषों का दबदबा रहता है, किसमें, पितृसत्तात्मक परिवार में। और वहीं पर जो मातृसत्तात्मक परिवार रहता है उसमें क्या होता है, उसमें स्त्रियों की समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती हैं, यानी कि जिसमें स्त्रियां रहती हैं क्या करती हैं, समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती हैं। यानी कि मातृसत्तात्मक परिवार में स्त्रियों को क्या रहती है, उनको परिवार में प्रभुत्व प्राप्त रहता है और वो क्या करती है, उसमें प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती हैं, इसमें मातृसत्तात्मक परिवार में। दोस्तों सामाजिक संरचना में बदलावों के परिणाम स्वरूप पारिवारिक ढांचे में बदलाव होता है, यानी कि जब देखते हैं हम जो सामाजिक संरचना होती है, यानी कि जो सोशल स्ट्रक्चर होता है जब वो बदलता है तो उससे क्या होता है, जो परिवार के आकार होते हैं उसमें भी बदलाव आता है, यानी कि जब समाज में कोई बदलाव आएगा बड़े स्तर पर उसकी संरचना में, तो परिवार में भी क्या होते हैं, हम देखते हैं बदलाव देखने को मिलता है। अब कैसे, देखिए अगर आप उदाहरण के रूप में देखेंगे तो जो पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में रोजगार की तलाश में पुरुषों को शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करना पड़ता है, जिससे महिलाएं प्रधान की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि जो महिला प्रधान परिवार होते हैं उससे क्या होती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। आप देखेंगे जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें क्या होता है, जो पुरुष होते हैं गांव क्षेत्र के, अंचल मतलब होता है प्रदेश, यानी कि जो गांव का क्षेत्र होता है वहाँ के जो पुरुष होते हैं क्या होते हैं, रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्र में चले जाते हैं, और इससे क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उनको घर परिवार का सारा काम देखना पड़ता है, उनको यहाँ तक कि खेती बाड़ी भी घर परिवार की क्या होती है, देखनी पड़ती है, यानी कि जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, खेती बाड़ी भी देखती हैं। इससे क्या होता है, इससे समाज में महिला प्रधान परिवार की संख्या क्या होती है, काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या देखेंगे आप, समाज की संरचना में बदलाव हुआ ना, समाज की संरचना में क्या बदलाव हुआ, रोजगार की तलाश में पुरुष को शहर जाना पड़ा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो परिवार का ढांचा था वो भी क्या हुआ, बदल गया। जो परिवार का ढांचा था वो क्या हो गया, महिला प्रधान हो गया। क्यों? क्योंकि पुरुष अब बाहर रोजगार करने गया है, तो घर पर महिला है, तो महिला ही क्या करेगी, परिवार की देखभाल करेगी, उसी की सत्ता रहेगी। इसी की वजह से क्या हो गया, महिला प्रधान परिवार बन गया। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ना। और देखिए अगर आप ये भी देख सकते हैं कि जो एक एग्जाम्पल के रूप में कि उद्योग में नियुक्त युवा अभिभावकों का कार्यभार अत्यधिक बढ़ जाने से उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपने बूढ़े माता पिता को अपने पास बुलाना पड़ता है। यानी कि जो आप देखेंगे जो लोग हैं, जो यंग लोग रहते हैं, जो काम करते हैं और जो सिटी में जाके काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, अपने माता पिता को घर पे छोड़ के चले जाते हैं, अपने मतलब अपने वाइफ के साथ और अपने बच्चों अपने वाइफ के साथ चले जाएंगे मतलब सिटी में। और जब उनके ऊपर कार्यभार बढ़ जाता है, यानी कि जो उनका कार्य बढ़ जाता है, तो उनको क्या होता है, जो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए उनको अपने गाँव से अपने माता पिता को बुलाना पड़ता है। यानी कि जो उनके बच्चे होते हैं उनकी देखभाल कोई करेगा ना, जब वो सब कार्य में व्यस्त है माता पिता, तो उनके बच्चे की देखभाल कौन करेगा। तो वो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए क्या करते हैं, अपने बूढ़े माता पिता को अपने पास बुलाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे शहरों में बूढ़े माता पिता की संख्या में भारी वृद्धि होती है। यानी कि इससे क्या होगा, जब शहर में माता पिता आएंगे उनके बच्चों की देखभाल करने में, इससे क्या होगा, जो बूढ़ों लोगों की संख्या है वो क्या होगी, शहर में बढ़ेगी। ठीक दोस्तों समाज में एक परिवर्तन यह भी हुआ है कि जो लोग हैं वो क्या हैं, व्यक्तिवादी हो गए हैं। यानी कि क्या हो गए हैं, जो अपने कार्य हैं उसमें क्या करते हैं, किसी दूसरे का हस्तक्षेप या दूसरे की राय लेना पसंद नहीं करते हैं। आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जो युवा वर्ग अपने अभिभावकों की पसंद की बजाय अपनी पसंद से विवाह
अब करता है और अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। यानी कि जो युवा वर्ग है वो क्या है, अब अपनी पसंद से ही क्या कर रहा है, अपना विवाह करना चाहता है। यानी कि जो उसका जीवन साथी है वो अपने मनपसंद से ही करता है चयन उसका, ना कि अपने अभिभावकों की सलाह लेता है उसमें। यानी कि क्या हो रहा है, अब जो समाज है या जो लोग हैं वो क्या होते जा रहे हैं, व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं, जिसमें लोग अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, दूसरों का हस्तक्षेप अपने कार्य अपने निर्णयों में नहीं चाहते हैं। दोस्तों आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक बॉक्स में खासी जनजाति के बारे में दे रखा है, तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसका मेन कारण यह है क्योंकि जो खासी जनजाति है एक मातृ वंशानुक्रम संगठन है। यानी कि इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो मम्मी से बेटी को मिलती है, इसलिए क्या होता है, इस पे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा मतलब जनजाति है जो क्या है, मातृ वंशानुक्रम का संगठन है। तो इसे आप याद रखिएगा, खासी जनजाति मातृ वंशानुक्रम संगठन का क्या है, प्रतीक है। यानी कि खासी जनजाति मातृ वंशानुक्रम संगठन का प्रतीक है। मातृवंशीय परंपरा के अनुसार खासी परिवार में विवाह के बाद पति अपने पत्नी के घर में रहता है। यानी कि जो मातृ वंशीय परंपरा होती है उसके अनुसार क्या होता है, जब खासी परिवार में कोई लड़का लड़की शादी करता है तो विवाह के बाद क्या होता है, जो पति होता है अपनी पत्नी के घर में रहता है। यानी कि जो लड़का रहेगा वो लड़की के घर में रहेगा, ठीक। यानी कि लड़की के माता पिता के साथ जाकर अपना जीवन यापन करेगा। वंश परंपरा के अनुसार उत्तराधिकार भी पुत्र को प्राप्त ना होकर पुत्री को ही प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है, जो उत्तराधिकार होता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी पे जो अधिकार होता है वो किसको मिलता है, वो सारा पुत्री को मिलता है, ना कि पुत्र को। यानी कि इसमें जितने भी प्रॉपर्टी रहती है वो माँ से किसको प्राप्त होती है, बेटी को प्राप्त होती है, ठीक दोस्तों। खासी लोगों में माता का भाई यानी कि मामा माता की पुश्तैनी संपत्ति की देख रेख करता है। यानी कि जो खासी लोग हैं उसमें जो माता का भाई होता है जिसे मामा कहते हैं, वो क्या करता है, माता की प्रॉपर्टी का क्या करता है, देख रेख करता है, ठीक दोस्तों। इसका मतलब यह हुआ, अर्थात संपत्ति पर नियंत्रण का अधिकार माता के भाई को दिया गया है। यानी कि जो संपत्ति पर नियंत्रण का अधिकार है, जो देख रेख का अधिकार है, वो किसके पास है, माता के भाई को है, ठीक दोस्तों। माता का भाई मतलब मामा, ठीक। इस स्थिति में वह स्त्री उत्तराधिकार के रूप में मिली संपत्ति का अपने ढंग से उपयोग नहीं कर पाती है। और इसमें देखेंगे तो आप जब मतलब जो संपत्ति पर अगर आप देखेंगे नियंत्रण पुरुष का है, तो जो स्त्री को अधिकार मिल रहा है संपत्ति पर, उसका क्या कर रही है, वह उपयोग नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो मामा है वही क्या कर रहा है, पूरी प्रॉपर्टी पे अपना कंट्रोल रखे हुआ है। इस प्रकार खासी जनजाति में मामा की अप्रत्यक्ष सत्ता संघर्ष को जन्म देती है। यानी कि जो मामा की इसमें सत्ता है अप्रत्यक्ष है ना, यानी कि आप देखेंगे उसमें प्रत्यक्ष रूप से मामा को कोई सत्ता नहीं मिल रही, इसमें तो मामा को सत्ता मिली ही नहीं, उसमें माता की बेटी को मिली। लेकिन क्या होता है, इसमें जो मामा होता है वो अप्रत्यक्ष सत्ता प्राप्त करता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करता है और उस संघर्ष को क्या करता है, जन्म देता है। खासी परिवार को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, यानी कि खासी माफ करिएगा, खासी पुरुषों को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। यानी कि जो खासी पुरुष होते हैं, यानी कि जो खासी समुदाय के पुरुष होते हैं, उनको क्या करनी पड़ती है, दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। पहले चीज दोहरी भूमिका का मतलब, एक तो खासी पुरुष अपनी बहन की पुत्र की संपत्ति की रक्षा करता है। यानी कि दोहरी भूमिका में पहली बात तो जो खासी पुरुष होता है, यानी कि जो खासी जनजाति का पुरुष होता है, वो अपने बहन की पुत्री की जो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, उसका क्या करता है, रक्षा करता है। और दूसरी ओर उस पर अपनी पत्नी और तथा बच्चों के पालन का भी उत्तरदायित्व होता है। और जो दूसरी ओर देखेंगे तो क्या है, उसके ऊपर अपने जो उसके मतलब पत्नी है, जो उसके बच्चे हैं, उसके भी लालन पालन का क्या रहता है, उसके ऊपर उत्तरदायित्व रहता है। यानी कि जो खासी पुरुष होता है, खासी जनजाति का जो पुरुष होता है, उसको दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। पहला तो अपनी बहन की पुत्री की जो संपत्ति है उसकी देख रेख करेगा, और दूसरा अपनी पत्नी और अपने बच्चों की क्या करेगा, देख रेख करेगा, ठीक दोस्तों। दोनों पक्ष की स्त्रियां बुरी तरह प्रभावित होती हैं। मातृवंशीय व्यवस्था के बावजूद खासी समाज में सत्य व सत्ता पुरुषों के ही आसपास घूमती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो महिलाएं होती हैं उनको ही क्या होता है, उनको ही समस्या का सामना करना पड़ता है और बुरी तरह प्रभावित होती हैं। और जो इसमें मातृवंशीय व्यवस्था होने के बावजूद भी खासी जनजाति में जो शक्ति और सत्ता है वो पुरुषों के ही क्या होती है, नियंत्रण में रहती है और उन्हीं के आसपास घूमती है, ठीक दोस्तों। यानी कि इसमें सत्ता तो बेटी को मिल जाती है, लेकिन उस पर नियंत्रण पुरुष ही करता है, महिलाएं नहीं करती हैं। दोस्तों अब आगे जानते हैं नातेदारी क्या होता है। दोस्तों इसी नातेदारी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक दोस्तों। नातेदारी में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हुए संबंध आते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, जैसे चाचा मामा आदि। नातेदारी में क्या होता है, जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हुए संबंध आते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, जैसे चाचा मामा आदि। यानी कि इसमें जो रक्त संबंध होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे आपके मौसी हैं, आपके
मामा है, आपके चाचा हैं, आपके या आपके क्या हैं, आपके बुआ हैं, ये सब क्या है, सब नातेदारी में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे क्या हुआ है, आपका रक्त संबंध जुड़ा हुआ है, इनसे आपका खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो इसे खून के रिश्तों को हम क्या कहते हैं, नातेदारी कहते हैं। नातेदारी के भी देखिए दोस्तों 2 प्रकार होते हैं। नातेदारी के प्रकार में आप देखेंगे तो पहला होता है विवाह मूलक नातेदारी और रक्त मूलक नातेदारी। विवाह मूलक नातेदारी में क्या होता है, इसमें जो विवाह के माध्यम से नातेदारी बनती है, यानी कि इसमें रक्त के माध्यम से नहीं, विवाह के माध्यम से नातेदारी बनती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने किसी के यहाँ शादी कर लिया, अब जो उसकी लड़की है, जो उसका भाई है या जो उसका बहन है, वो क्या हो जाएगी, आपका साला साली हो जाएगी, यानी कि जो बहन वो साली हो जाएगी, जो भाई है वो साला हो जाएगा। और आपका देखेंगे वहाँ पर अलग रिश्ता जुड़ जाएगा, एक ससुर आपका सास ससुर का रिश्ता जुड़ जाएगा। ये सब कैसे नातेदारियाँ हैं, ये सब विवाह मूलक नातेदारी हैं, यानी कि ये रिश्ते क्या होते हैं, विवाह से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक दोस्तों, और वहीं पर देखेंगे तो जो रक्त मूलक नातेदारी होता है, उसमें क्या होता है, इसमें रक्त से संबंध जुड़ा होता है। जैसे आपके देखेंगे आपके माता पिता या आपके भाई बहन से आपका संबंध कैसा है, रक्त का संबंध है ना, खून का रिश्ता है ना। तो ये सब क्या है, सब विवाह, अरे ये सब रक्त मूलक नातेदारी, यानी कि रक्त मूलक नातेदारी में रक्त संबंध से क्या होता है, नातेदारी बनती है। जैसे कि माता पिता भाई बहन, ये सब क्या है, सब रक्त मूलक नातेदारी के उदाहरण हैं। दोस्तों ऐसे के साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है। अगर आप इस पाठ का पार्ट फर्स्ट देखना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सभी विषयों से संबंधित वीडियो मिल जाएगी और जो कि टोटली हिंदी मीडियम में है। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक करिए। दोस्तों देखिए आप हमारा चैनल कितना दिनों से चल रहा है लेकिन इस पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। दोस्तों आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, तो हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए और जल्दी से जल्दी वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिए, लाइक करने में और कमेंट करने में क्या ही जाता है। दोस्तों अगर आप वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं या किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके प्रश्न उत्तर भी लेके आऊँ तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए, मैं उन सब के लिए ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों मिलते हैं आपको अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।